Sure, let's start with the new topic, and the name of that topic is underwriting. Underwriting of shares and debentures. Underwriting of what? Shares and debentures. I know तुम सब लोगों को पहले से ही पता होगा कि who are underwriters and what are their duties, but I am assuming कि तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है और मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी स्टार्ट से बताऊंगा. So all of you please try to understand. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ऑटोमेटिकली उस एग्जाम्पल के थ्रू हमारा इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट अस अज्यूम कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? XYZ लिमिटेड. ठीक है, और इस कंपनी को शेयर्स इशू करना है. क्या करना है? इस कंपनी को क्या करना है? शेयर्स इशू करना है. कितना? चलो लेट अस अज्यूम 1 लाख. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at ₹12. तो फटाफट मुझे बताओ कंपनी को कितना शेयर इशू करना है? सर 1 लाख. उसका फेस वैल्यू क्या है? सर 10 रुपीज. इशू प्राइस क्या है? सर 12 रुपीज. अब ये तो सब लोगों को समझ में आता होगा कि ये जो है ये क्या है? फेस वैल्यू है, और ये जो 12 रुपीज है वो क्या है? इशू प्राइस. तो फटाफट मेरे को बताओ 2 रुपीज क्या है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम. वेरी गुड. अब कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से अगर कंपनी ने इशू ऑफ शेयर किया पब्लिक को और पब्लिक ने 90% से कम सब्सक्राइब किया, तो इन दैट केस कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स. देखो पहली बात एक चीज समझने का कोशिश करो. अगर कंपनी इशू ऑफ शेयर कर रहा है मतलब कंपनी को पैसे चाहिए. कंपनी को पैसे क्यों चाहिए? कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा. कंपनी के पैसे आएंगे तो हम यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे, यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे XYZ, राइट. और अचानक से कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी को पैसे मिलने ही वाले नहीं, तो कंपनी के लिए कितना बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा, राइट. तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? लेट अस अज्यूम कंपनी ने खुद ने ये इशू ऑफ शेयर्स किया पब्लिक को, और पब्लिक ने टोटल जो शेयर्स खरीदा दैट इज 80,000. कितना? 80,000. तो मुझे बताओ क्या कंपनी इशू ऑफ शेयर कर सकता है? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि कंपनी को इशू करना था 1 लाख शेयर. पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ओनली फॉर 80,000 शेयर्स. बोले तो ओनली 80%, तो ये 90% से कम हो गया. तो इन दैट केस कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स. तो मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए रिस्क है क्या खुद से इशू करना? आंसर इज यस. इसीलिए ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज क्या करते हैं? अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेंगे. किसको अपॉइंट करेंगे? अंडर राइटर्स. अब ये अंडर राइटर्स होते कौन है? अब ये अंडर राइटर्स ना, ये वो लोग है जिनका काम ही है शेयर्स को बेचना पब्लिक को. इनका काम ही वही है. तो यहाँ पे ये जो अंडरराइटर्स है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कंपनी को गारंटी देंगे. क्या देंगे? कंपनी को गारंटी देंगे कि मैं आपका ये 1 लाख शेयर्स, मैं किसी भी हालत में आपको बेच के दे दूंगा. अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो मैं खुद उस शेयर्स को खरीद लूंगा, लेकिन आपको ये 1 लाख शेयर्स मैं बेच के ही दूंगा. इसका मतलब ये जो अंडरराइटर्स है, ये लोग कंपनी को गारंटी देते हैं शेयर्स को पब्लिक को बेचने का.
अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो मैं खरीद लूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको पैसे मिलने का गारंटी है। ओके, बात खत्म हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे इनको बदले में क्या मिलेगा? इनको बदले में मिलेगा कमीशन। ये कमीशन कौन देगा? कॉमन सेंस से कंपनी देगा। तो कंपनी के लिए ये कमीशन क्या बनेगा? कंपनी के लिए ये कमीशन बन जाएगा एक्सपेंस। सो फॉर कंपनी ये जो कमीशन है वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एन एक्सपेंस। क्लियर विद दिस? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो लोग कंपनी के लिए शेयर्स को बेचने का काम करते हैं। और अंडरराइटर्स का क्या काम है? अंडरराइटर्स कंपनी को गारंटी देते हैं शेयर्स को बेचने का। अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो मैं खुद खरीद लूंगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इसके बदले में कंपनी को क्या देना पड़ेगा? कमीशन। अब ये जो कमीशन है वो हमेशा ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है, 2%, 3%, 5%, जितना भी क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस। मतलब अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि कमीशन है 2%, तो 2% ऑफ इशू प्राइस बोले तो 12। कभी कभी ना क्वेश्चन में बोला रहेगा कमीशन है 2% ऑफ फेस वैल्यू, तो अपना दिमाग मत लगाओ, 2% ऑफ फेस वैल्यू बोला है तो गपचुप 2% ऑफ फेस वैल्यू कैलकुलेट करो, बात खत्म। क्लियर विद दिस? ओके। तो एज ऑफ नाउ अब तक जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा उसमें सिर्फ ये देखा कि अंडरराइटर्स होता कौन है, उसका काम क्या होता है और उसको बदले में क्या मिलता है। ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को ना कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। ओके चलो मुझे बताओ कंपनी का नाम क्या है? सर कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। कंपनी को कितने शेयर्स बेचने हैं? सर कंपनी को बेचने हैं 1 लाख शेयर्स, बराबर है। कंपनी ने किसको अपॉइंट किया? सर कंपनी ने अपॉइंट किया अंडरराइटर्स को। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले कंपनी गया ए के पास। सर ये ए कौन है? अरे ए एक अंडरराइटर है। ए कौन है? ए एक अंडरराइटर है। ध्यान से सुनो स्टोरी को। तो कंपनी सबसे पहले गया ए के पास। कंपनी ने क्या बोला? मुझे 1 लाख शेयर्स बेचना है ऑफ ₹10 ईच एट ₹12। तो कंपनी ने ए को पूछा क्या तुम मुझे ये शेयर्स बेच के दोगे? क्या तुम इस शेयर्स को बेचने का गारंटी लोगे? ऐसे कंपनी ने अंडरराइटर ए को पूछा। अंडरराइटर ए सोचने लगा, अरे बाप रे 1 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 12 है, कल जाके मान लो पब्लिक ने नहीं खरीदा, फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख इंटू 12 बोले तो 12 लाख रुपीस भरने पड़ेंगे। बाप रे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत टेंशन आ रहा है। बोले ना बाबा ना, मैं पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स का बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हाँ एक काम कर सकता हूँ, आउट ऑफ दिस 1 लाख मैं आपको 20,000 शेयर्स बेचने का गारंटी मैं लेता हूँ। 20,000 शेयर्स में से अगर पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो पूरे के पूरे 20,000 शेयर मैं खरीद लूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। लेकिन 20,000 से ज्यादा मैं मार्केट में नहीं बेच पाऊंगा, उससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो मैक्स टू मैक्स आई विल सेल 20,000 शेयर्स। क्लियर? कंपनी ने बोला ठीक है, चलो आउट ऑफ 1 लाख कम से कम 20,000 का काम तो खत्म हो गया। उसके बाद कंपनी गया बी के पास। बी को बोला, बी मेरे को टोटल 1 लाख शेयर्स बेचने थे जिसमें से ऑलरेडी मैंने ए को अंडरराइट कर दिया है और ए को बोला है 20,000 शेयर्स बेचने के लिए, मेरे पास बैलेंस बचे 80,000 शेयर्स। क्या तू वो 80,000 शेयर्स मार्केट में तू बेचेगा, उसका गारंटी लेगा, उसको अंडरराइट करेगा? फिर बी सोचने लगा,
80,000 शेयर्स, 80,000 अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो इंटू 12, बाप रे 12 8 96, 9,60,000, बहुत बड़ा अमाउंट है बॉस। ना ना ना, मैं एक काम करूंगा, आई विल टेक गारंटी फॉर 50,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? 50,000 शेयर्स। अगर पब्लिक ने 50,000 शेयर्स नहीं खरीदा तो पूरे के पूरे 50,000 शेयर मैं खुद खरीद लूंगा। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद फाइनली कंपनी किसके पास गया? सी के पास, राइट? सी को क्या बोला, देखो मुझे 1 लाख शेयर्स बेचने हैं, उसमें से ऑलरेडी ए ने अंडरराइट कर लिए 20,000, बी ने अंडरराइट कर लिए 50,000, टोटल 70,000 अंडर रिटन हो चुके हैं, तो बैलेंस बचता 30,000। क्या आप उसको अंडरराइट करोगे? सी ने बोला हाँ ठीक है, मैं 30,000 शेयर्स का गारंटी मैं ले लेता हूँ। ओके, तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा, एक भी नहीं, तो बताओ ए को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 20,000, बी को 50,000, सी को 30,000, और इस हिसाब से कंपनी के पूरे 1 लाख शेयर मार्केट में बिक जाएंगे, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे। क्लियर? सो ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इस नंबर ऑफ शेयर्स को हम बोलेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी। सर ये लाइबिलिटी किसके हिसाब से? ये लाइबिलिटी अंडर राइटर्स के हिसाब से, क्योंकि अंडर राइटर्स को इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे अगर कंपनी ने नहीं, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है ग्रॉस। ग्रॉस लाइबिलिटी है, मतलब पब्लिक ने नहीं खरीदा तो खरीदना पड़ेगा। मान लो पब्लिक ने खरीद लिया तो बात ही खत्म। तो पब्लिक ने जितना खरीद लिया वेरी गुड, जितना नहीं खरीदा उतना खरीदना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स द नेट लाइबिलिटी। दैट विल बिकम व्हाट? नेट लाइबिलिटी। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज ग्रॉस लाइबिलिटी एंड व्हाट इज नेट? ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जितने का तुमने गारंटी कंपनी से लिया है, उसमें से तुमने जितना पब्लिक को बेच दिया वेरी गुड, जितना तुम पब्लिक को नहीं बेच पाए वो तुमको खुद को खरीदना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ शेयर्स तुमको खुद को खरीदना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? नेट लाइबिलिटी। चलो यहां तक समझ में आया व्हाट इज ग्रॉस लाइबिलिटी एंड व्हाट इज नेट लाइबिलिटी। ओके, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने एक बात तो सुना ही होगा मार्केट में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेगा उसी को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स भी मिलता है, बराबर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने बात किया यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी के बारे में, बताओ ए ने क्या बोला? सर ए ने बोला मैं 20,000 शेयर्स बेचूंगा, नहीं बिका तो आई विल परचेज 20,000। बी ने क्या बोला? सर मैं 50,000 शेयर्स खरीदूंगा, नहीं बिके तो मैं 50,000 शेयर्स खरीदूंगा। सी ने क्या बोला? मैं 30,000 शेयर्स को मार्केट में बेचूंगा, नहीं बिका तो 30,000 शेयर्स मैं खरीदूंगा, बराबर? तो कैन बी से कि ये जो अंडरराइटर्स है ये लोगों ने इतने का रिस्क लिया, रिस्क। अब पब्लिक ने नहीं खरीदा तो इन्हीं लोगों को खरीदना पड़ेगा, तो रिस्क तो है ना यार, तो देयर इज रिस्क, बराबर है? अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे अगर कंपनी रिटर्न्स में कुछ दे रही है अंडरराइटर्स को, तो वो क्या दे रही है? सर अगर कंपनी रिटर्न्स में कुछ दे रही है तो कंपनी दे रहा है कमीशन। कंपनी क्या दे रहा है? कमीशन। सो इस पॉइंट से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? सर इस पॉइंट से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये रिस्क है और ये जो कमीशन है ये उसका रिटर्न है, बराबर है? तो जैसे अभी आपने बोला हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, इसका मतलब ये जो कमीशन है वो पूरा का पूरा कमीशन जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है तुम्हारे ग्रॉस लाइबिलिटी,
कमीशन किस पे डिपेंड है? ग्रॉस लाइबिलिटी पे। तो एक चीज ना दिमाग में फिट कर लो, एक चीज ना दिमाग में फिट कर लो कि ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, कमीशन इज always always calculated on gross liability. Commission is always calculated on gross liability ratio. Gross liability ratio. तो याद रखना ये ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो को ना, ये जो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है, इसको ना हम लोग रिस्क रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिस्क रेशियो। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लेता है बेचने के लिए, कॉमन सेंस से वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क भी ले रहा है, बराबर है। अच्छा, अब सिर्फ एक नॉर्मल सा बात बोलो, सिर्फ एक नॉर्मल सा बात ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, इसने सेल किए 25,000 शेयर्स, पब्लिक को बेचा कितना? 25,000 शेयर्स। इसने सेल किया 40,000 शेयर्स और इसने सेल किया 35,000 शेयर्स। बताओ टोटल कितना हो गया? सर इसका अगर मैं टोटल करूं 25,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, सर इसका तो टोटल 1 लाख आ गया। तो अगर ये टोटल 1 लाख भी आ गया तो यहाँ पे ए का कमीशन, ए का जो कमीशन है, ए का कमीशन वो 20,000 पे ही कैलकुलेट होगा, बी का जो कमीशन है वो 50 पे ही कैलकुलेट होगा और सी का जो कमीशन है वो 30,000 पे ही कैलकुलेट होगा। वो इन नंबर्स पे कैलकुलेट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बेचारे लोगों ने इतने मेहनत से ये पब्लिक को बेचा है, तो उनको तो उनके नंबर्स के हिसाब से ही तो कमीशन मिलना चाहिए। आप क्यों ग्रॉस लाइबिलिटी पे कमीशन दे रहे हो? बताओ जरा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए को पहले से ही मालूम था कि तू 25,000 शेयर्स मार्केट में बेच सकता है, तो तू 25,000 का रिस्क लेना चाहिए था ना। अगर सी को पहले से मालूम था वो 40,000 शेयर्स मार्केट में बेच सकता है, तो अकॉर्डिंगली उसको भी रिस्क लेना चाहिए था, राइट। अब यहाँ पे ये जो बी है, ये जो बी है वो शाना बन के क्या बोल रहा है? अब बी को तो ऑलरेडी मालूम है इन लोगों ने पब्लिक को मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स बेच दिए है, 25,000 ए ने बेचा है और 40,000 सी ने बेचा है। अब बी शाना बन के क्या बोलेगा? तुम लोगों को किसने बोला था 25,000 और 40,000 शेयर्स बेचने के लिए? तुम लोग गपचुप अपना अपना नंबर ऑफ शेयर्स बेचते तो मैं ऊपर के 15,000 शेयर्स में खुद खरीद लेता, मुझे खुद को खरीदना था। बोलने के लिए भी तो ये पॉइंट बोल ही सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में फिट कर लो और वो पॉइंट ये है कि किसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को बेचे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इररिलेवेंट। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि तुमने कितना रिस्क लिया था और रिस्क के हिसाब से तुमको रिटर्न्स मिलेगा। और रिटर्न्स का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कमीशन का, ओके। तो यहाँ पे जितना ज्यादा रिस्क लोगे उसके हिसाब से तुमको क्या मिलेगा? रिटर्न्स, राइट। रिटर्न्स बोले तो क्या? कमीशन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे? अब हम लोग वापस से अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पे अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होता है, बराबर है। और ग्रॉस लाइबिलिटी को ही हम लोग रिस्क रेशियो बोलते हैं, क्योंकि ग्रॉस लाइबिलिटी से ही पता चलता है किसने कितना ज्यादा रिस्क लिया है। कमीशन जो है वो हमेशा हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी पे ही कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में ही कमीशन डिवाइड होगा, बराबर है। चलो, तो ये चीज दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो कि कमीशन जो है वो हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी पे ही कैलकुलेट होगा, ओके। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये समझ में आ गया हम लोगों को कि जो कमीशन है
वो कमीशन हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी का जो शेयर्स है उसी पे कैलकुलेट होगा। क्लियर? ओके, चलो पहला पॉइंट सर समझ में आ गया। अब मेरे को पॉइंट नंबर 2 बताओ। पॉइंट नंबर 2 बताओ, मुझे ये बताओ कंपनी को कितने शेयर्स मार्केट में बेचने? सर 1 लाख। ओके, अगर कंपनी को 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेचना है तो क्या कंपनी 1,10,000 शेयर्स मार्केट में बेच सकता है? इज इट पॉसिबल? फटाफट हाँ या ना में जवाब दो। सर, कंपनी को अगर 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेचना है तो कंपनी ने सेबी से तो परमिशन लिया होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, और सेबी से जो परमिशन लिया होगा वो 1 लाख शेयर्स का होगा। तो सर इन दैट केस कंपनी 1,10,000 शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता। जब कंपनी को परमिशन ही मिला है 1 लाख शेयर्स का, कंपनी कैन नॉट इशू 1,10,000 शेयर्स। यहां तक समझा? तो ये पॉइंट एक दिमाग में फिट कर लो कि कंपनी को 1 लाख शेयर बेचने हैं तो कंपनी उससे ज्यादा शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकता। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ए का ग्रॉस लाइबिलिटी है 20,000, बी का है 50,000, सी का है 30,000। अगर मैं ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो का बात करूं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो का बात करूं, तो दैट ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो विल बी 2:5:3। मतलब इन लोगों ने जो रिस्क लिया है, जो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क का रेशियो, दैट इज 2:5:3। 2:5:3। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रिस्क का रेशियो है ये हमेशा किस में डिवाइड होगा? बेनिफिट में। किस में डिवाइड होगा? बेनिफिट। मतलब कंपनी को अगर अंडरराइटर्स को कोई बेनिफिट देना है, जैसे कमीशन, कमीशन भी तो एक टाइप का बेनिफिट ही हुआ। कंपनी को अगर अंडरराइटर्स को कोई बेनिफिट देना है तो दैट बेनिफिट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड इन रिस्क रेशियो। रिस्क रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और हम लोगों को पहले से ही पता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स। तो कभी भी अगर मैं इस चैप्टर के अंदर कभी भी अगर मैं तुम लोगों को बेनिफिट के बारे में बोलूं तो हमेशा एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, सर बेनिफिट, बेनिफिट बोले तो फायदा, फायदा उसी अंडरराइटर्स को मिलना चाहिए जिसने रिस्क ज्यादा लिया है। तो बेनिफिट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इन विच रेशियो? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो अंडरराइटर ए है उसने 20,000 शेयर्स, अंडरराइटर बी जो है उसने 50,000 शेयर्स, और अंडरराइटर सी जो है उसने 30,000 शेयर्स को बेचने का काम ले लिया। नहीं बिकेगा तो इनको खरीदना ही पड़ेगा, राइट? तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रॉस लाइबिलिटी, क्योंकि पब्लिक ने जितना खरीद लिया वो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो अंडरराइटर्स को खुद को खरीदना पड़ेगा। क्लियर? ओके। अब ये अंडरराइटर्स क्या करेंगे? अब ये अंडरराइटर्स क्या करेंगे? ध्यान से सुनो स्टोरी, ध्यान से सुनो स्टोरी, समझ में आ गया? चैप्टर खत्म। सो लिसन प्रॉपर्ली। अब ये अंडरराइटर्स क्या करेंगे? अब ये अंडरराइटर्स क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? फटाफट बताओ। एप्लीकेशन फॉर्म। ये है कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब शेयर्स के लिए जो पब्लिक लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना कि मेरे को 10 शेयर चाहिए, मेरे को 25 शेयर चाहिए, मेरे को 50 शेयर चाहिए, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? पब्लिक को। तो अब यहाँ पे ये जो अंडरराइटर्स है ए बी सी, ये लोग क्या करेंगे? ये फॉर्म वो लोग लेंगे
और ये लोग उस फॉर्म पे ना अपना अपना स्टैंप मार देंगे ए। जो ए ने जितने भी फॉर्म्स ए के पास होंगे सब फॉर्म पे वो स्टैंप मारेगा, सब फॉर्म पे वो क्या करेगा, स्टैंप मारेगा। और स्टैंप मारने के बाद वो पब्लिक को वो फॉर्म दे देगा। फिर पब्लिक वो फॉर्म फिलअप करेंगे और जाएंगे वो कंपनी के पास पैसे भरने के लिए। तो वहां पे पता चल जाएगा कि वो फॉर्म कौन से अंडरराइटर का है और वो फॉर्म किसने पब्लिक को बेचा है। सिमिलरली बी क्या करेगा, सर बी अपने फॉर्म लेगा और उस पर स्टैंप करेगा बी का। और जब ये फॉर्म लेकर के कोई पब्लिक कंपनी में जाके पैसे भरेगा एप्लीकेशन के, शेयर्स इशू करेगा, शेयर सब्सक्राइब करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म पे ऑलरेडी बी का स्टैंप होगा। तो हमको पता चल जाएगा कि वो किसने बेचा हुआ फॉर्म है। सिमिलरली सी क्या करेगा, उसके ऊपर अपना स्टैंप मार देगा, दैट इज सी। क्लियर विद दिस? श्योर? ओके। तो अब यहां पे ध्यान से सुनो। अब यहां पे कंपनी के पास अब यहां पे कंपनी के पास इतने सारे फॉर्म्स आ गए। ध्यान से सुनो, कंपनी के पास इतने सारे फॉर्म्स आ गए। पब्लिक ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। सर पब्लिक ने कितने का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया है दैट इज 85,000 शेयर्स। ध्यान से सुनो, पब्लिक ने टोटल 85,000 शेयर्स का फॉर्म भरा है। ओके, चलो फटाफट मुझे बताओ कंपनी को कितने शेयर्स बेचने थे। सर 1 लाख। आउट ऑफ 1 लाख पब्लिक ने कितना शेयर्स खरीद लिया, सर 85,000। तो फटाफट मुझे बताओ कितने शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे। सर आउट ऑफ 1 लाख पब्लिक ने खरीद लिया 85,000 शेयर्स, तो पब्लिक ने 15,000 शेयर्स नहीं खरीदा। वेरी गुड। तो कंपनी को जो टोटल इशू करना था, टोटल इशू वो कितना करना था, दैट इज 1 लाख शेयर्स। बराबर है। उस 1 लाख शेयर्स में से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, सर माइनस कर देंगे पब्लिक का सब्सक्रिप्शन, सर दैट इज 85,000 शेयर्स। राइट, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 85,000। तो बताओ फटाफट बचा कितना, सर 15,000 शेयर्स। कितना बचा, 15,000 शेयर्स। अब ये 15,000 क्या है, सर यही 15,000 है अपना नेट लाइबिलिटी। क्या है ये अपना नेट लाइबिलिटी, अपना बोले तो अंडरराइटर्स का नेट लाइबिलिटी। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए का, तो ए को 20,000 शेयर बेचने थे, बी को बेचने थे 50,000, सी को बेचने थे 30,000, तीनों को मिला के टोटल बेचने थे 1 लाख शेयर्स, जिसमें से 85,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया। तो बताओ पब्लिक ने कितने शेयर्स नहीं खरीदे, सर पब्लिक ने 15,000 शेयर्स नहीं खरीदे। तो ये 15,000 शेयर्स किसको खरीदना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर अपने पास तो तीन तीन अंडरराइटर है, ये तीन में से कौन और कितना खरीदेगा। अरे वही सब कैलकुलेट करने के लिए तो ये वर्किंग नोट हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज वन वर्किंग नोट, जहां पे हम लोग ये फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अंडरराइटर को कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो फटाफट मेरे को बताओ कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर बेचना था, 1 लाख। पब्लिक ने कितना खरीद लिया, 85,000। पब्लिक ने कितना नहीं खरीदा, 15,000। वो किसको खरीदना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। इसका मतलब वो जो 15,000 है वो अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा। मतलब
वो 15,000 बन गया है अपना नेट लाइबिलिटी। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि वो 15,000 शेयर्स कौन और कितना खरीदेगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर विद दिस? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं दैट इज 85,000 शेयर्स का, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से ना एक एक फॉर्म मैं उठा के चेक कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, एक एक फॉर्म। पहला फॉर्म मैंने उठाया, अरे इस पे किसका स्टैंप है, अरे इस पे ए का स्टैंप है। दूसरा फॉर्म उठाया, अरे इस पे तो सी का स्टैंप है। तीसरा मैंने फॉर्म उठाया, अरे इस पे तो बी का स्टैंप है। फिर ए का स्टैंप, फिर बी का स्टैंप, फिर सी का स्टैंप, फिर सी का स्टैंप, फिर ए का स्टैंप। ऐसे कर करके मैंने पूरे के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म चेक किए। तो मुझे क्या पता चला, यहाँ पे मुझे ये पता चला जो ए है, ए के टोटल 18,000 फॉर्म थे ए का। बी का मैंने चेक किया तो उसमें सिर्फ 20,000 फॉर्म थे जिसपे बी का स्टैंप था। और फिर मैंने चेक किया सी का, तो सी के इसमें थे टोटल 25,000 स्टैंप, बराबर। सर इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। सर इसका टोटल जो है, सर वो तो सिर्फ 63,000 आ रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 63,000 है, इसको हम लोग बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन जिसके ऊपर ए का या तो फिर बी का या तो फिर सी का किसी ना किसी का उस पे स्टैंप था, बराबर। लेकिन सर हम लोगों को तो टोटल मिला के 85,000 शेयर्स पब्लिक ने तो खरीद लिया है। टोटल 85,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया है, उसमें से 63,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप है। तो कितने पे स्टैंप नहीं है? सर देखो टोटल 85,000 था, उसमें से 63,000 पे स्टैंप है। तो सर इसका मतलब ये हुआ 85,000 माइनस 63, बैलेंस बच गए 22,000। और इस 22,000 शेयर्स पे किसी का भी स्टैंप नहीं है। तो इस 22,000 को हम लोग बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब ये वो एप्लीकेशन है जिसपे किसी का भी स्टैम्प नहीं है, उस पे किसी का भी मार्किंग नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? श्योर? चलो ठीक है, ध्यान से सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रॉस लाइबिलिटी लिखा है। ग्रॉस का मतलब टोटल, कि भाई मैंने इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने का जवाबदारी लिया है। उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। सर मार्क्ड एप्लीकेशन आप माइनस क्यों कर रहे हो? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ए ने बोला था मैं 20,000 शेयर्स बेचूंगा, और ए ने आउट ऑफ 20 18,000 शेयर्स उसने पब्लिक को बेच दिया। आउट ऑफ 20 ए ने 18,000 शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक को बेच दिया है। तो कॉमन सेंस है वो 18,000 क्यों खरीदेगा? अब अगर मैं बात करूं तो ए को 2,000 शेयर्स खरीदना चाहिए, अगर लॉजिकली बात करें तो एज ऑफ नाउ। वेरी गुड।
बोलो बी ने क्या बोला था, कितना शेयर्स बेचेगा, 50,000 शेयर्स। लेकिन बी ने कितने शेयर्स बेचे, ओनली 20,000 शेयर्स एज पर मार्क्ड एप्लीकेशन। सी ने क्या बोला था, सर मैं बेचूंगा 30,000, तो लेकिन सी ने बेचा कितना, सिर्फ 25,000। समझ में आया, यस और नो? ओके सर। तो अब मुझे ये बताओ ए ने क्या बोला था, कितना शेयर्स बेचेगा, सर ए ने बोला था 20,000 बेचेगा, कितना बेचा, 18, कितना बच गया, 2,000। बराबर, ध्यान से सुनो, ये कौन खरीदेगा, सर ए को तो खरीदना ही पड़ेगा, ये 2,000 शेयर्स ए को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था मैं 20,000 शेयर्स पब्लिक को बेचूंगा, उसमें से 18,000 उसने पब्लिक को बेचा है, 2,000 बेच नहीं पाया, उसको खरीदना पड़ेगा। वेरी गुड। चलो बताओ बी को कितना खरीदना पड़ेगा, सर बी को खरीदना पड़ेगा 30,000 शेयर्स, कितना, 30,000। सी को, सर सी को खरीदना पड़ेगा 5,000 शेयर्स, उसने बोला था 30,000 बेचेगा और उसने बेचा सिर्फ 25,000, तो उसको 5,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। यहां तक सब लोग मेरे से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अग्री कर रहे हो? ओके, फटाफट बताओ ए को कितना खरीदना पड़ेगा, सर 2,000। बी को कितना खरीदना पड़ेगा, सर 30,000। सी को कितना खरीदना पड़ेगा, सर 5,000। वेरी वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कंपनी ने कितने शेयर्स बेचे, ध्यान से सुनो, कंपनी ने कितने शेयर्स बेचे। सर कंपनी ने यहाँ पे देखो 85,000 शेयर्स तो पब्लिक को बेचा, 85,000 शेयर्स पब्लिक को बेचा, फिर प्लस 2,000 शेयर्स ए को बेचा, 2,000 ए को बेचा, 30,000 बी को बेचा, 30,000 बी को बेचा एंड 5,000 सी को बेचा, 5,000 सी को बेचा। सर टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो 1,22,000 हो गया। तो अरे सर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो ना, कंपनी कितना शेयर बेच पा रहा था, सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर ही बेच सकता है। आप 1,22,000 का कैलकुलेशन कैसे बता सकते हो, वो तो रॉन्ग है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक ने टोटल पब्लिक ने टोटल 85,000 शेयर्स खरीद लिए। अगर पब्लिक ने 85,000 शेयर्स खरीद लिया है तो अंडर राइटर्स को सिर्फ 15,000 शेयर्स खरीदने। यस और नो? हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया है मार्क्ड एप्लीकेशन, तो उसमें से सिर्फ 63 माइनस हो गया। सर ये जो 22,000 है ना सर, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये मान लिया कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, लेकिन सर ये 22,000 शेयर जो है ना पब्लिक ने ऑलरेडी खरीद लिया है। पब्लिक ने ऑलरेडी खरीद लिया मतलब ये 22,000 भी अंडर राइटर्स को खरीदने का जरूरत नहीं है। अच्छा, पब्लिक ने ये 22,000 शेयर्स खरीद लिया है, इसका मतलब ये 22,000 शेयर्स भी अंडर राइटर्स को खरीदने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब अंडर राइटर्स का जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो और भी माइनस होने वाला है, किससे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन से। किससे माइनस होने वाला है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन से। बराबर है, मतलब ये जो 22,000 शेयर्स है, ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी पब्लिक ने खरीद लिया है, तो अंडर राइटर्स को क्यों खरीदना है। चलो वेरी वेरी गुड। अब ये 22,000 जो है, ये 22,000 शेयर्स बेचने के लिए ना तो ए का मेहनत है, ना तो बी का मेहनत है, ना तो सी का मेहनत है, किसी का भी मेहनत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है वो ए ने बेचा, बी ने बेचा, सी ने बेचा, किसने बेचा, क्या बेचा, कैसे बेचा, नहीं मालूम। बराबर है, लेकिन इतना मालूम है कि पब्लिक ने वो फॉर्म कहीं से तो लिया है, कंपनी से डायरेक्टली लिया होगा, या फिर ए ने स्टैंप मारना भूल गया होगा, या कुछ भी हो सकता है।
बट उस पे कोई मार्किंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 22,000 शेयर है वो पब्लिक ने खरीद तो लिया है, बट उस पे किसी का भी स्टैंप नहीं है। तो यहाँ पे बी क्या बोलता है, अरे सर मेरे को देखो, मेरे को 30,000 शेयर खरीदना पड़ेगा, आप एक काम करो, पूरे के पूरे 22,000 शेयर मेरे में से माइनस कर दो, ताकि मेरा शेयर खरीदना थोड़ा कम हो जाएगा। ए को देखो सिर्फ 2,000 शेयर है, बी को देखो सिर्फ 5,000 शेयर खरीदना है, सी को तो प्लीज मेहरबानी करो पूरे के पूरे 22,000 शेयर मुझे दे दो। फिर ये क्या बोलेगा, अरे भैया जी मुझे 2000 शेयर खरीदना है माना, बट खरीदना तो पड़ेगा, मेरे को भी तो पैसे भरने पड़ेंगे ना भाई ना, मुझे एक काम करो मेरा 2000 पहले दे दो। सिमिलरली सी क्या बोल रहा है, मुझे मेरे 5000 शेयर दे दो। और यहाँ पे हो गया है झगड़ा, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप नहीं है, पता ही नहीं चल रहा वो ए का है, बी का है या सी का है। लेकिन कंपनी को पता ये है कि भाई पब्लिक ने तो ऑलरेडी खरीद लिया, तो इसको वापस से बेचने का जरूरत है नहीं, तो करे क्या। इसका मतलब अब ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ये अंडर राइटर्स के लिए एक फायदा हो रहा है। शेयर्स बेचने के लिए उनका कोई मेहनत है नहीं, फिर भी उतने शेयर्स उनको कम खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन उन लोगों में से जो माइनस होने वाला है, उतने शेयर्स बिना मेहनत किए उनको कम खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ये भी एक टाइप से बेनिफिट मिल रहा है अंडर राइटर्स को। तो फटाफट मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, कोई भी बेनिफिट रहेगा तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। सर कोई भी बेनिफिट होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, इट विल बी डिवाइडेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज योर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। सर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो तो पहले ही बोल दिया हम लोगों ने, 2:5:3। तो बस 22,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करेंगे, 22,000 लिख दो कैलसी में, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना 2 + 5 7, 7 + 3 10, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, इनटू इनटू दो बार कर दो, फिर 2 इज इक्वल टू, सर ये वैल्यू आ गया 4,400, वेरी गुड। फिर उसके बाद 5 इज इक्वल टू, सर ये वैल्यू आ गया 11,000, वेरी नाइस। और 3 इज इक्वल टू करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 6,600, क्लियर। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या। सर ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उतने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने का जवाबदारी, बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंडरराइटर्स ने लिया है, बराबर है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ए ने बोला था मैं 20,000 शेयर्स बेचूंगा, बी ने बोला था मैं 50 बेचूंगा, सी ने बोला था मैं 30 बेचूंगा। उन लोगों में से उनका मार्क्ड एप्लीकेशन डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस कर दिया, ये बोल के कि तुमने इतना इतना बोला था, उसमें से इतना इतना तुमने मार्केट में बेचा है, वेरी गुड, इतने नंबर ऑफ शेयर्स तुम कम खरीदो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशन था वो हम लोगों ने माइनस कर दिया, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स उन्हीं लोगों ने बेचे हैं। अब उन लोगों ने बेचे तो कॉमन सेंस उनको उतने नंबर ऑफ शेयर्स कम खरीदने पड़ेंगे, तो हमने उनके ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कुछ, जिसका नाम है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है क्या। सर ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जिसपे किसी का स्टैंप ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है वो ए ने बेचा, बी ने बेचा, सी ने बेचा, लेकिन इतना तो पता है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बिक गए। अब बिक गए तो कॉमन सेंस से अंडरराइटर्स को खरीदना नहीं पड़ेगा, अंडरराइटर्स को खरीदना नहीं पड़ेगा तो उनका ग्रॉस लायबिलिटी कम हो जाएगा। अब ग्रॉस लायबिलिटी कम करने के लिए अब सवाल ये बनता है कि 22,000 को डिवाइड करे तो करे कैसे, तीनों का झगड़ा हो रहा है, सर मेरे में से माइनस करो, सर मेरे में से माइनस करो। तो हमने बेस्ट तरीका ये निकाला है, जिसने ज्यादा रिस्क लिया है उसी रेशियो में मैं डिवाइड करूंगा, एंड दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, क्लियर। ओके सर, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं नेट लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे, नेट लायबिलिटी, ठीक है। तो जरा चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा अपना नेट लायबिलिटी। बोलो, व्हाट विल बी
द नेट लाइबिलिटी। सर देखो पहले ए का बात करेंगे। 20,000 उसका ग्रॉस लाइबिलिटी था, उसमें से 18,000 तो बेचारे ने खुद ने बेचा है, बराबर, और 4,400 का उसको बेनिफिट मिला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन में से। तो सर गोल गोल घूम के बात करें ना तो सर इसने 2,400 शेयर्स ना एक्स्ट्रा बेच दिए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब ये हो गया नेगेटिव, मतलब इसको बेचने थे 20,000 शेयर्स, इसका ग्रॉस लाइबिलिटी था 20,000 शेयर्स का, लेकिन इसने बेच दिए 22,400 शेयर्स। क्लियर? ओके, बी का बात करेंगे। बी का सर बी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें उसको 50,000 शेयर्स बेचना था, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन उसने 20,000 का किया, मतलब उसने खुद ने बेचा है, और अनमार्क्ड में से उसको 11,000 का बेनिफिट मिला है। सर गोल गोल घूम के ना सर इसको 19,000 शेयर्स ना खरीदना पड़ेगा, 19,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, बराबर है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ए का अगर मैं बात करूं, ए का तो उसने तो 2,400 शेयर जितना बोला था उससे ज्यादा बेचा है। बी का बात करूं तो उसने टोटल 19,000 शेयर्स कम बेचे हैं जो उसको खरीदने पड़ेंगे। ओके, एंड देन अगर मैं सी का बात करूं, सी का 30,000 था, उसमें से 25,000 मार्क्ड है एंड 6,600 अनमार्क्ड है। ओ माय गॉड सर, इसने भी 1,600 शेयर्स एक्स्ट्रा बेचे। एक्स्ट्रा मतलब इसको तो कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है, इसने जितने का इसका ग्रॉस लाइबिलिटी था उससे ज्यादा बेचा है, ज्यादा, राइट। तो एज ऑफ नाउ जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ए ने जो बोला था उसने उससे ज्यादा बेचा है, सी ने जो बोला था उसने उससे ज्यादा बेचा है, सिर्फ बी ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे एज पर दिस क्वेश्चन हम लोग बी को बोलेंगे कि भैया तुम अपना शेयर्स खरीदो। फटाफट मुझे बताओ बी को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। सर अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से सर ये समझ में आ रहा है कि बी को 19,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। बी को 19,000 शेयर्स क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बराबर है। मुझे बताओ, चलो बी ने 19,000 शेयर्स खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने कितना खरीदा था सर 85, प्लस बी ने कितना खरीदा 19, प्लस सी ने कुछ खरीदा नहीं सर उसने तो ऑलरेडी ज्यादा बेचा है, ए ने कुछ खरीदा सर उसने भी ज्यादा बेचा, तो ए और सी तो खरीदने वाले हैं नहीं। बताओ कितना शेयर्स बेचा सर, ये तो 1,04,000 हो गया। बाप रे सर, 4,000 शेयर हमने ज्यादा बेच दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लोग 4,000 शेयर्स एक्स्ट्रा बेच सकते? आंसर इज नो। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और माइनस, सरप्लस, सरप्लस ऑफ ए एंड सी ट्रांसफर, ट्रांसफर टू बी। ए ने जो ज्यादा शेयर्स बेचे उसकी वजह से बी को उतने शेयर कम खरीदने पड़ेंगे। सी ने जो ज्यादा शेयर्स बेचे उसकी वजह से बी को जितने शेयर्स खरीदने पड़े थे उससे कम खरीदने पड़े, बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसने 2,400 ज्यादा बेच दिया था तो अब वहां पे मैंने प्लस लिख दिया, और ये 2,400 हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे ये बोल के कि चलो इसने जो एक्स्ट्रा बेचा था, ज्यादा बेचा था, उसकी वजह से तुमको बेनिफिट मिल गया, उतने शेयर्स तुमको कम खरीदने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी उतने शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता। ऑलरेडी 85,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ही है, कंपनी कैन सेल मैक्स टू मैक्स ओनली 15,000 शेयर्स, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो सिमिलरली अगर मैं सी का बात करूं तो सी ने 1,600 शेयर्स एक्स्ट्रा बेचे और वो 1,600 यहीं से माइनस होगा, बराबर है। तो गोल गोल घूम के अगर मैं बात करूं शॉर्टकट में
तो दोनों का मिला के यहाँ पे से माइनस होगा 4000, राइट। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं तो अब मेरा बैलेंस कितना आएगा? सर अब मेरा यहाँ पे बैलेंस है 0, यहाँ पे बैलेंस है 0 और यहाँ पे बैलेंस है 15,000 और इसको हम लोग बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। अगर अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फटाफट मुझे बताओ मैंने नेट लाइबिलिटी कितना बोला था? सर 15,000। क्वेश्चन ये था ये 15,000 खरीदेगा कौन? लोग इस वर्किंग नोट से हमको पता चल गया कि ये जो 15,000 शेयर है वो कौन खरीदेगा? वो खरीदेगा बी। समझा मैंने क्या बोला? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में बेच सकता है? सिर्फ 1 लाख। आउट ऑफ 1 लाख पब्लिक ने कितना खरीदा? 85,000। तो कॉमन सेंस है कि कंपनी अब अंडरराइटर्स को सिर्फ 15,000 शेयर्स ही खरीदने के लिए बोलेगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अच्छा सर एक बात समझ में नहीं आया, अगर अगर सर मान लो फॉर एग्जांपल ये जो 1600 है ये पॉजिटिव होता, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये 1600 सर पॉजिटिव होता तो नहीं तो क्या हम क्या करेंगे? इन दैट केस व्हाट वी विल डू, इसका 2400 है, यहाँ पे 2400 हम पॉजिटिव लिखेंगे और गोल गोल घूम के ये 0 हो जाएगा, बराबर। एंड ये जो ए का 2400 है वो हम दोनों को इसका बेनिफिट देंगे। ए ने 2400 ज्यादा बेचा तो जरूरी नहीं सिर्फ बी को अकेले को देंगे ये बोल के अरे यार बी तेरा बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है तू अकेले रख, ऐसा नहीं है। ए ने अगर ज्यादा शेयर्स बेचे हैं तो उसका बेनिफिट बी और सी दोनों को मिलेगा। फटाफट मुझे एक बात बताओ, बेनिफिट ये वर्ड में बोल रहा हूँ तो कौन से रेशियो में जाना चाहिए? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो हम क्या करेंगे, अगर इसने 2400 एक्स्ट्रा शेयर्स बेचे हैं तो हम वो यहां से और यहां से माइनस करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। अगर मैं बात करूं इन दोनों के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो का तो दैट इज 5:3। तो अगर ये 2400 मुझे डिवाइड करना है तो मैं 5:3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। देखो कैसे, 2400 डिवाइडेड बाय 5 + 3 इज 8 इंटू 5 इज इक्वल टू किया तो 1500 एंड 3 किया तो 900। तो मैं यहाँ पे 1500 माइनस करूंगा, यहाँ से 900। समझा? अगर वो एक का नेगेटिव रहेगा तो अभी फिलहाल वैसा कोई सिचुएशन हम लोग ने देखा नहीं। अभी ये क्या है, ये नेगेटिव है और उसके हिसाब से ये आंसर। क्लियर? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नेट लाइबिलिटी है, कौन कौन कितने शेयर्स खरीदेगा? सर इसको तो खरीदने का जरूरत नहीं है, बी को खरीदना पड़ेगा 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स और सी को खरीदने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बराबर है। अच्छा खरीदना पड़ेगा, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं तो खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। फटाफट बताओ कौन किसको पैसे देगा? सर ये कौन खरीदेगा शेयर? अंडरराइटर्स। और अंडरराइटर खरीदेंगे तो पैसा किसको देगा? कंपनी को। तो कंपनी के लिए इट बिकम्स अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल। अच्छा कंपनी के लिए अमाउंट रिसीवेबल कितना होगा बताओ? सर अमाउंट रिसीवेबल विल बी नेट लाइबिलिटी, मतलब जितना शेयर तुम खरीदने वाला है वो, मतलब ये नेट लाइबिलिटी इनटू उसका इशू प्राइस जितने में तुम बेच रहे। फटाफट मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देख के बताओ, व्हाट इज द इशू प्राइस? सर इशू प्राइस है 12 रुपए, बराबर है ना। तो बताओ यहाँ पे जो ए है 0 इंटू 12 कितना आएगा? 0, मतलब हमको ए से कोई पैसा ही नहीं लेना है। सी का कितना आएगा? सर 0 इंटू 12, ये भी 0। और बी का कितना आएगा? सर
15,000 into 12. So that comes to 1,80,000. That comes to 1,80,000. इसका मतलब कंपनी को ए से कितना लेना है? सर कंपनी को ए से लेना है 0, बी से 1,80,000, सी से 0. ये समझा? ये कंपनी के लिए हो गया है अमाउंट रिसीवेबल, क्योंकि कॉमन सेंस से कंपनी अगर अंडरराइटर्स को शेयर बेचेगा तो पैसा तो लेगा ना यार, कॉमन सेंस से. वेरी गुड. उसी के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं अमाउंट पेएबल. अमाउंट पेएबल. सर अमाउंट कौन पे करेगा? अरे भैया कंपनी पे करेगा. किसको? सर अंडरराइटर्स को. क्यों? अरे भैया अमाउंट पेएबल एज कमीशन. अमाउंट पेएबल एज कमीशन. कंपनी को कमीशन तो देना पड़ेगा ना यार अंडरराइटर्स को. अरे हाँ सर कमीशन कितना दिया जाएगा? देखो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से सुनो. देखो सबसे पहले एक चीज तो दिमाग में हम लोगों को क्लियर है कि ग्रॉस लाइबिलिटी पे कमीशन होगा. ग्रॉस लाइबिलिटी, क्योंकि वही तो रिस्क है. जितने नंबर ऑफ शेयर्स का तुमने रिस्क लिया उसी पे तुमको कमीशन मिलेगा, बराबर. इनटू इशू प्राइस. इनटू क्या? इशू प्राइस. तो हमको ना टोटल अमाउंट पता चलेगा, टोटल अमाउंट, और उसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ROC, मतलब रेट ऑफ कमीशन. रेट ऑफ कमीशन. अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ए का जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो 20,000 है. ए का जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो 20,000 है, और सर इशू प्राइस है 12 रुपए. तो सर अगर 20,000 इंटू 12 रुपए अगर मैं करता हूँ तो टोटल 2,40,000 का कलेक्शन हमको ए के पास से आया. ए के पास से मतलब ए की वजह से आया, भले पब्लिक ने दिया या ए ने दिया, हमको क्या लेना देना. कंपनी को 2,40,000 रुपीज आ गया. 20,000 इंटू 12 बराबर. तो उस 2,40,000 का कितना परसेंट? चलो एज पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते 2% कमीशन. कितना परसेंट? 2%. बराबर है. तो चलो फटाफट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ ओनली फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. 20,000 का ग्रॉस लाइबिलिटी था इंटू इशू प्राइस है 12 रुपीज इंटू 2% का कमीशन. बोलो व्हाट विल बी द अमाउंट? So 20,000 into 12 into 2%, that comes to 4,800, right? चलो अब बात कर लेते हैं बी का. बोलो बी का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? सर 15,000 इंटू इशू प्राइस कितना है? सर 12. अच्छा मैं फिर से रिपीट करो, कभी कभी ना क्वेश्चन में बोला रहेगा कमीशन 2% ऑन फेस वैल्यू. 2% ऑन फेस वैल्यू. तो यहाँ पे 12 के जगह पे तुमको 10 लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट द फेस वैल्यू. ओके. इनटू 2%. बोलो कितना आएगा? सर 50,000 इंटू 12%. सॉरी 50,000 इंटू 12 इंटू 2%. सर दैट कम्स टू 12,000. सिमिलरली सी का भी कर देते. बोलो सी का 30,000 शेयर्स है इंटू 12 रुपीज इंटू 2%. बोलो कितना आएगा? सर 30,000 इंटू 12 इंटू 2%, दैट कम्स टू 7,200. 7,200, राइट. चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के लिए यह है अमाउंट रिसीवेबल. किससे? अंडरराइटर से. अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स. ये क्या है? सर अमाउंट पेएबल एज कमीशन, लेकिन किसको? पेएबल टू अंडरराइटर्स. पेएबल टू अंडरराइटर्स. तो फटाफट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अंडरराइटर ए का बात करूं, अंडरराइटर ए का रिसीवेबल है 0 और तुमको देना है 4,800, तो बताओ नेट
4800 क्या करोगे सर? 4800 हम पे करेंगे। किसको पे करोगे? अंडर राइटर ए को। वेरी गुड। आ जाओ बी के पास। बी के पास आ जाओ। मुझे बताओ बी से अमाउंट रिसीवेबल कितना है? सर 1,80,000। सर बी से अमाउंट रिसीवेबल है 1,80,000 और पेबल? सर पेबल तो सिर्फ 12,000 है, ओनली 12,000। तो बताओ फटाफट क्या करोगे? सर 1,80,000 लेना है जिसमें से 12,000 देना है, तो सर बैलेंस 1,68,000 हम लोग उसके पास से रिसीव करेंगे, मतलब उसके पास से हम लोग लेंगे। क्लियर? एंड लास्ट सी का बताओ, व्हाट इज रिसीवेबल? 0। व्हाट इज पेएबल? सर 7,200। तुमको उससे कुछ लेना ही नहीं है एंड ऑन दी अदर एंड तुमको 7,200 देना है, मतलब तुमको पे करना पड़ेगा। यस और नो? तो बस दिस इज योर फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट कि हम लोगों को ए के पास से कितना लेना है, बी के पास से कितना लेना है, कितना देना है एंड सो ऑन। क्लियर विद दिस? तो ये जो वर्किंग नोट हम लोग ने अभी यहाँ पे किया है, ये वर्किंग नोट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्किंग नोट अच्छे से समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 85,000 है ना, ये 85,000 कौन से शेयर्स है? ये पब्लिक को बेचा हुआ शेयर्स है। मतलब इस 85,000 शेयर्स पे हमको पैसे ऑलरेडी मिल चुके, वी हैव ऑलरेडी रिसीव। वेयर एज ये जो नेट लाइबिलिटी है, ये नेट लाइबिलिटी, इसके पैसे अभी तक मिले नहीं है, इट इज रिसीवेबल। ओके, नाउ let us see what will be the journal entries for this example। तो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल का अगर मुझे जर्नल एंट्री करना है तो वो जर्नल एंट्री कैसे आएगा वो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री इज वेरी वेरी इजी, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। एक बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना हेडिंग लिख देता हूँ, ध्यान दो सर। एंट्री नंबर 1 रिसीव्ड। सर रिसीव्ड? हाँ, रिसीव्ड। एंट्री नंबर 2 रिसीवेबल। सर रिसीवेबल? हाँ, रिसीवेबल। एंट्री नंबर 3 ट्रांसफर। सर ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर। एंट्री नंबर 4 अंडर राइटर्स कमीशन। एंड एंट्री नंबर 5 फाइनल सेटलमेंट। अगर तुम लोगों को ये वर्किंग नोट अच्छे से समझ में आ गया है तो ये जर्नल एंट्रीज तो बहुत बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पब्लिक के पास से ये जो 85,000 शेयर्स आया है, क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास है? हाँ, कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बेचता है? पैसा लेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देगा, पैसा लेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देगा, बराबर है। तो बताओ फटाफट, ये जो 85,000 शेयर्स है, इसके पैसे रिसीव्ड है या रिसीवेबल है? सॉरी, इसके पैसे तो रिसीव्ड है। वेरी गुड। तो कैन वी से 85,000 के पैसे रिसीव्ड है? हाँ सर,
तो बताओ फटाफट रिसीव का जर्नल एंट्री क्या आएगा। सो रिसीव का जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ गया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों? अब तुम लोगों ने ऑलरेडी इक्विटी शेयर इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर किया है। एप्लीकेशन का पैसा जब तुम लोग एप्लीकेशन भेजते हो तो एप्लीकेशन ही तो लिखते हो, बाद में उसको ट्रांसफर करते हो, तभी तो देखो यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री है। अरे हाँ, तो बताओ फटाफट कितने नंबर ऑफ शेयर्स। सर 85,000 नंबर ऑफ शेयर्स हमने पब्लिक को बेचा है, और कॉमन चेंजेस सर उनसे पूरे के पूरे 12 रुपीज, पूरे के पूरे, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला नाटक नहीं है, पूरा का पूरा 12 रुपीज साथ में ले लिया, राइट। तो बोलो 85,000 into 12, so that comes to 10 lakhs 20,000, that comes to 10 lakhs 20,000। ठीक है, ये हो गया रिसीव्ड। अच्छा मुझे बताओ कंपनी कितने शेयर बेचने वाला है? 1 लाख। आउट ऑफ 1 लाख पब्लिक ने कितना खरीदा? 85। कितना नहीं खरीदा? सर 15। किसको खरीदना पड़ेगा? सर अंडर राइटर्स। और अंडर राइटर में किसको? तो उसी के लिए तो ये वर्किंग नोट बनाया था हमने। देखो ए बी और सी, उसमें से ए को कितने खरीदने हैं? सर ए को जो खरीदना है वो 0 है, बी को 15,000, सी को 0। तो ये जो अमाउंट रिसीवेबल है ए से कितना है? सर 0, बी से 1,80,000, सी से 0। तो तुमको रिसीवेबल अमाउंट जो है, रिसीवेबल, वो ए से और सी से है ही नहीं। किससे रिसीवेबल है? सर सिर्फ बी से। वेरी गुड। तो बी से अगर अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल बोले तो असेट, असेट बोले तो डेबिट, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू। बताओ बी से जो तुमको पैसा लेना है वो क्यों लेना है? सर 15,000 शेयर्स का, और शेयर अगर तुम बी को बेचोगे तो वो भी तो एप्लीकेशन का ही तो पैसा हुआ। अरे हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर है। अच्छा बताओ मुझे कितने कितने पैसे लोगे, बोलो फटाफट। सर बी के पास से 15,000 शेयर्स का और हर एक शेयर का 12 रुपीज। तो सर टोटल हो जाएगा 15,000 इंटू 12, दैट गिव्स मी 1,80,000, 1,80,000, बराबर है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ये 1,80,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा सर अगर मान लो, अगर मैं बोलूं कि नेट लाइबिलिटी ए का भी 5,000 है, बी का भी 5,000 है और सी का भी 5,000 शेयर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फिर तीनों से पैसा लेना है? तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएगा रिसीवेबल का? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा? 5,000 इंटू 12 सबका आएगा। तो जिन जिन अंडर राइटर से तुमको शेयर बेच के पैसा लेना है, इट इज रिसीवेबल, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो देखो 85,000 पब्लिक ने लिए, 15,000 शेयर अंडर राइटर ने लिए, टोटल मिला के 1 लाख जो कंपनी को बेचना था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है वो टोटल 1 लाख शेयर्स का होना ही चाहिए। कंपनी को जितने शेयर इशू करने हैं, कंपनी को जितने शेयर्स बेचने हैं, उतने शेयर्स का पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए 1 लाख। 1 लाख से ना तो एक कम ना तो एक ज्यादा, प्रॉपर एग्जैक्ट 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में 85,000 के पैसे मिल गए, 15,000 का रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर बी। क्लियर? ओके। तो पहले हम लोग ने एंट्री किया रिसीव्ड का, दूसरा एंट्री किया रिसीवेबल का, तीसरा एंट्री करेंगे ट्रांसफर का। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? सर ये एप्लीकेशन है। ये क्या है? सर ये भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मनी कहाँ ट्रांसफर करोगे? सर इश्यू ऑफ शेयर किया ना, एप्लीकेशन का मनी तो कैपिटल में जाता है, तो बताओ एंट्री क्या आएगा? सर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दो। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ फटाफट एप्लीकेशन का अमाउंट कितना डेबिट करोगे? सर जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर किया उसमें जितना क्रेडिट उतना डेबिट,
तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो दोनों का टोटल करके डेबिट होगा। तो बताओ कितना आएगा? सर 10,20,000 प्लस 1,80,000, सर टोटल आ जाएगा 12 lakhs। टोटल कितना आएगा? 12 lakhs। और अगर सर आपको शॉर्टकट में करना है तो अपन शॉर्टकट में ना सर ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख और हर एक से हम लोग ले रहे हैं 12 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 12, ऐसे भी बोल सकते हो। वेरी गुड। टू, बोलो कहाँ ट्रांसफर करो? सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो अमाउंट, सर सिंपल है 12 lakhs, है ना? 12 lakhs बोलेगा तो मार खाएगा। 12 lakhs कैसे हो सकता है? कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू, फटाफट मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को देख के फेस वैल्यू कितना है? सर इस क्वेश्चन के हिसाब से सर फेस वैल्यू तो 10 है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? इंटू 10, राइट? तो बोलो कैपिटल विल बी 1 लाख इंटू 10, तो अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 10 lakhs। और सर ऊपर के पैसे कहाँ जाएंगे? अरे भैया कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कैसे आएगा बताओ फटाफट कैलकुलेशन। सर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे हमने 2-2 रुपए एक्स्ट्रा लिए, तो 1 लाख इंटू 2, टोटल कम्स टू 2 lakhs। सिंपल, वेरी गुड, समझा ये? वेरी नाइस। आ जाते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज अंडर राइटर्स कमीशन। फटाफट मेरे को बताओ अंडर राइटर्स कमीशन बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए क्या है? सॉरी एक्सपेंस, एक्सपेंस का बेसिक बैलेंस डेबिट, तो जर्नल एंट्री आएगा अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। टू, बताओ पैसा दे दिया या देना है? इट इज पेएबल। पेएबल टू टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। मुझे तीन के तीनों अंडर राइटर्स को कमीशन तो देना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग नोट में यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट किया हुआ है। फटाफट मेरे को जरा कमीशन का फॉर्मूला बताओ। तो कमीशन का फॉर्मूला, सर ग्रॉस लायबिलिटी का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। कभी कभी ना सर इशू प्राइस के जगह पे ना सर क्वेश्चन में फेस वैल्यू बोलेंगे, तो जो बोलेंगे वो करो। ओके, तो बताओ हमको ए को कितना देना है? 4,800, बी का 12,000 और सी का 7,200, राइट? तो बोलो फटाफट ए का कितना है? सर ए का है 4,800, बी का सर 12,000, सी का सर 7,200, बराबर। तो टोटल कितना आ जाएगा? सर 4,800 प्लस 12,000 प्लस 7,200, सर दैट कम्स टू 24,000। क्लियर? चलो फटाफट मेरे को बताओ कमीशन कैसे कैलकुलेट किया? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, अच्छा अल्टरनेटिवली तुम कमीशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकता है? देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो? टोटल ले लो। टोटल बोलो टोटल कितने शेयर थे? सर 1 लाख। 1 लाख इंटू इशू प्राइस कितना? सर 12 रुपीज, इंटू कमीशन कितना? सर रेट ऑफ कमीशन है 2%, तो बोलो कितना आएगा? सर 1 लाख इंटू 2 इंटू 2%, सॉरी 1 लाख इंटू 12 इंटू 2%, सर वो 24,000 आ गया। आ गया ये 24,000। इस 24,000 को तुमको क्या करना है? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। मैंने पहले तुम लोगों को बोला अंडर राइटर्स कमीशन जो है वो भी एक बेनिफिट है। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो मतलब 2:5:3, इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो फटाफट मेरे को बताओ 24,000 को डिवाइड करो। कैसे करोगे? सर 24,000 डिवाइडेड बाय इसका रेशियो का टोटल इज 10 इंटू इंटू 2 इज इक्वल टू 4,800 आ गया। देन 5 इज इक्वल टू वो आ गया 12,000 एंड 3 इज इक्वल टू वो आ गया 7,200। क्लियर? तो अल्टरनेटिवली तुम क्या कर सकते हो? टोटल कमीशन कैलकुलेट कर लो और उसको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर दो। गोल गोल घूम के आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, चलो उसके बाद
नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, फाइनल सेटलमेंट किसके साथ? अंडर राइटर्स के साथ। या तो तुमको उनसे पैसे लेने होंगे या तो उनको तुमको पैसे देने होंगे। चलो सर आप फटाफट वर्किंग नोट देख लो। वर्किंग नोट में ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4800 पे करना है किसको? ए को। तो बताओ एंट्री क्या आएगा? सर पे करना है ए को, पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो सर जर्नल एंट्री आएगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 4800। 4800। वेरी गुड। चलो उसके बाद बी का बात करो। सर बी का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1,68,000 रिसीव करना है, रिसीव। तो बताओ फटाफट एंट्री क्या आएगा? सर रिसीव मतलब पैसा लेना है, पैसा लेना है तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना लेना है? सर 1,68,000। कितना लेना है? 1,68,000, राइट। एंड देन सी का बात कर ले। सी को सर अगर सी का मैं बात करूं तो 7,200 हमको पे करना है। ओके, तो आ जाओ पे कर दो। एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी सी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट and amount will be 7,200, 7,200. Clear with this? इसी के साथ जर्नल एंट्री एंड। ओके